आधुनिक चित्रकला के उत्तर प्रभाववाद के बारे में पिछले समय चर्चा की थी और यह बताया था कि उत्तर प्रभाववाद एक ऐसा वाद है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म एक ऐसा इज्म है जिसने आधुनिक कला को दिशा प्रदान की। उस क्रम में पाल सेजा के बारे में अपन ने पूर्व में उस पर काफ़ी चर्चा की। मूलतः इसके 3 बड़े चित्रकार थे, विंसेंट वैन गॉग, पाल सेजा और पाल गोगने, और तीनों ही अपने क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध और बेहतरीन चित्रकार थे। पाल सेजा के बारे में अपन ने बात की थी और पाल सेजा को तो आधुनिक कला का जन्मदाता भी माना जाता है। दूसरे जो चित्रकार थे वैन गॉग, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। वैन गॉग बहुत ही बेहद प्रतिभाशाली चित्रकार थे और प्राय यह देखा जाता है कि जो छात्र कला के इतिहास में रुचि रखते हैं और जो कला के छात्र हैं, वैन गॉग उनको बहुत पसंदीदा चित्रकार है और उसका एक कारण भी है। वैन गॉग की जीवन शैली पूर्णतः उसके चित्रों से मिलती जुलती है। फिर उसकी जीवनी में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अपने आप में एक रोचकता लिए हुए हैं, जैसे वैन गॉग और उसके भाई थियो का आपस का प्रेम, वह भी प्रेरणादायक है। छात्र उससे भी प्रभावित होते हैं और उनकी वैन गॉग की खुद की जीवन शैली, जिसे कलाकार की जीवन शैली कहना उचित होगा, क्योंकि वो बड़े नियमबद्ध चलने वाले लोगों में से नहीं थे, वे अपनी एक धुन में चला करते थे। तो यह उनकी स्वभाव भी छात्रों को काफ़ी पसंद आता है। दूसरा, उनकी प्रेम प्रसंग भी थे जिसके बारे में भी जिक्र होता है तो दूसरा, अध्यात्म, दर्शन, धर्म और मानवतावादी जो उनका दृष्टिकोण था, उससे भी लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो वैन गॉग एक ऐसा चित्रकार था जो अपनी जीवन शैली से, अपने स्वभाव से और अपने धार्मिक अनुराग, मानवता के प्रति संवेदना, जड़ के अंदर चैतन्य का दर्शन करने की उसकी ललक, ये सब ऐसी चीज़ें थी जो उसके चित्रों के अंदर समाहित हुई और इस कारण वो महान चित्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और लोगों में उसके प्रति एक आकर्षण भी है। वो आज के छात्रों से या युवा कलाकारों से जब वैन गॉग के बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे का रंग कुछ अलग ही होता है। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी वैन गॉग की कला। अगर एक दृष्टि से यह भी देखें कि उनके जीवन की अन्य घटनाएं, उनके स्वभाव और उनकी जो प्रसंगों को लेकर जो आकर्षण आम दर्शकों और चित्रकारों और कला समीक्षकों और कला दर्शकों के मन में है, वो कहीं ना कहीं उनकी कला को कम आंक रहा है। वो जितने रोचक, जितनी उसकी जीवन पद्धति थी, उससे कई बेहतरीन उनकी कला थी। उन्होंने कला को अपनी मौलिक दृष्टि से देखा। प्रभाववाद के चित्रकारों ने या प्रभाववादियों के पास में एक नियमबद्ध चित्र बनाने की अपनी एक परंपरा थी, क्योंकि उसकी एक शैली थी, उसके कुछ प्रतिपादित नियम थे जिसके आधार पर वो अपनी चित्रकला को अंजाम देते थे। लेकिन उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों ने अपने खुद की अपनी निजी शैली को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि तीनों उत्तर प्रभाववादी जो चित्रकार थे उनकी एक जैसी शैली है, नहीं, तीनों की अपनी अपनी अलग अलग शैलियाँ हैं। इसलिए इनको इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट कहा गया है, उत्तर प्रभाववादी चित्रकार कहा गया है, न कि उत्तर प्रभाववाद। तो वैन गॉग जो थे, वैसे तो तीनों ही उच्च श्रेणी के चित्रकार थे, लेकिन वैन गॉग की जो चित्रकला थी, वैन गॉग की जो पेंटिंग्स थी, वो भावात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उनका चित्रों को देखने का नज़रिया ही अपना एक अलग था।
वो कहते थे कि मैं अपने सामने के जो दृश्य है मैं उसको जैसा वो दिख रहा है वैसा चित्रण करने का प्रयास नहीं करता, मैं अपनी इच्छा से रंगों का प्रयोग करता हूँ। और इसके द्वारा जो दृश्य उसके सामने प्रस्तुत है, उस दृश्य से आंतरिक भावना से वो अपना एक जुड़ाव महसूस करते थे। अब वो रंगों की जो पद्धति थी वो इस प्रकार की अपनाते कि उससे उस दृश्य के साथ में उनका एक तादात्म्य स्थापित हो जाए। और उनका मानना था कि जो जड़ स्वरूप है उसके अंदर ही चैतन्य का वास है। क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टि के भी थे, अतः इसलिए विषय के साथ, चित्र के साथ, दृश्य के साथ वो अपना एक भावात्मक आत्मीय संबंध स्थापित करना चाहते थे। और उसके लिए जैसा दिख रहा है वैसा बनाना ज़रूरी नहीं है, वो उसको किस प्रकार से महसूस करते हैं, वो उसके साथ किस प्रकार से अपना भावात्मक तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं, उसी भावात्मक तादात्म्य को, उसी भावात्मक उनके जो प्रतिबद्धता है, उसके भावात्मक संबंध है, उन संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए वो अपने ढंग से चित्रण करते थे। उसका रेखांकन भी अपने ढंग से होता था, उस पर रंगों का प्रयोग भी वो अपने ढंग से ही करते थे। हालांकि अगर वान गो की पेंटिंग के बारे में पढ़ें तो आरंभिक काल के अंदर, जैसे डच काल कहा जाता है, तो उसमें उन्होंने यथार्थवाद और रोमांसवाद से प्रेरित विषयों को लेकर काफ़ी चित्र बनाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी वाद से उनका कोई संबंध नहीं रहा। उन्होंने आरंभिक दौर में यथार्थवाद, रोमांसवाद, इनसे भी प्रेरणा पाकर चित्र बनाए। और उसके बाद में उन्होंने प्रभाववादियों के भी संपर्क में आए, प्रभाववादियों के चित्रों से भी उन्होंने प्रेरणा ली और अपनी प्रभाववादी दृष्टिकोण को नज़दीक रखते हुए भी उन्होंने अपने चित्रों को बनाया। अंत में अभिव्यंजनावादी रुचि को भी उन्होंने अपने सम्मुख रखा। और तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी न किसी चित्रों के प्रभाव से, किसी न किसी चित्रकार के प्रभाव में वो ज़रूर है, लेकिन उनका एक स्वयं का अपना एक नज़रिया था विषय को देखने का, दृश्य को देखने का, वस्तु के प्रति उसके अनुराग को देखने का, तो उसके अनुसार वो अपना चित्रण करते थे। दूसरी सबसे बड़ी जो उनकी विशेषता थी वो थी मानवीयता। वो मानवता के पक्षधर थे। शुरुआत के समय में ही उन्होंने गरीब लोगों के साथ, मजदूर लोगों के साथ, खेत खलियान में काम करने वाले श्रमिकों के साथ, और खानों में जहाँ माइंस हैं वहाँ के उन्होंने मजदूरों के साथ उन्होंने बहुत जीवन व्यतीत किया। और उनके परिश्रम को, उनकी कड़ी मेहनत को, उनकी गरीबी को और उनके भावात्मक संबंधों को बहुत तल्लीनता से उन्होंने जिया। तो यह सब उनकी पेंटिंग के अंदर स्पष्ट होता है। उनका जो पेंटिंग बनाने का उद्देश्य ही यही था कि गरीब, श्रमिक और जो सामान्य परेशान लोग हैं, अपने हालातों से परेशान है, अपनी गरीबी से परेशान है, अपने स्थितियों से परेशान है, उनकी जो पीड़ाएं हैं उसके प्रति उन्होंने मानवीय संवेदना रखी और उन पीड़ाओं को आधार बनाकर अपने चित्रण को उन्होंने आगे बढ़ाया। और यही उनकी खास विशेषता थी कि उनकी पेंटिंग इस स्तर पर, उस स्तर को छू सकी, भावात्मक स्तर को छू सकी। और जहाँ तक उनके विषयों के साथ उनकी प्रस्तुतिकरण की बात है, प्रस्तुति की बात है, तो उन्होंने जो रंगों का प्रयोग किया वह भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। हालांकि डच काल के अंदर, आरंभिक काल के अंदर उन्होंने गहरे, भूरे और नीले रंगों का प्रयोग किया, लेकिन जब प्रभाववाद के संपर्क में आए, प्रभाववादी चित्रकारों के संपर्क में आए, तो उन्होंने संग्रहालयों में जाकर प्रभाववादी चित्रकारों के पेंटिंग्स को देखा, माने की पेंटिंग्स को देखा, मोने की पेंटिंग्स को देखा, और उत्तर प्रभाववाद के पिसारो और सिसली की पेंटिंग को देखा, तो उनसे वो बहुत प्रभावित हुए।
उनसे प्रभावित होकर वो आकारों की स्पष्टता की तरफ भी बढ़ने लगे, क्योंकि प्रभाववाद में तो आकार को विखंडित कर दिया जाता था, प्रकाशीय चमक को अधिक महत्व दिया जाता था। इन्होंने आकारों की स्पष्टता को देने का भी प्रयास किया। लेकिन इन सब से एक चीज़ बड़ी उभर कर आई कि उन्होंने रंगों की वर्ण विशुद्धता को, रंगों की जो प्योरिटी थी, उसको उन्होंने अपनी पेंटिंगों में बहुत स्थान दिया। आगे जब इनकी पेंटिंग्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे तब इसका विस्तृत अपन बातचीत कर पाएंगे। अभी वान गोग की जो जीवन पद्धति थी, उस पद्धति के अंदर किन किन घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। वान गोग का जन्म 1853 के अंदर हुआ और हॉलैंड के एक ब्रूजुनटर्ट करके जगह है, उस डर्ट, वहाँ उनका जन्म हुआ। और उनके जो पिताजी थे वो पादरी थे। तो सीधा सा पहला पक्ष तो यही सामने आ गया कि उनके घर में बहुत ही धार्मिक वातावरण का समावेश था, बहुत धार्मिक वातावरण उनके घर के अंदर था। क्योंकि पिता पादरी थे तो निश्चित रूप से धर्म उपदेश, धर्म ज्ञान, नीति, अध्यात्म, इन सब की बातें होना लाजमी है। तो उनके जीवन पद्धति पर इस चीज़ का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि वो अंतर्मुखी हो गए, एकांत प्रिय हो गए। वो अकेले में रहना पसंद करते थे और बड़े ही इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, उस ढंग से जीते थे और किसी भी नियमबद्ध जीवन पद्धति में वो विश्वास नहीं करते थे। उनके उठने का, खाने का, नहाने का कोई विशेष समय नहीं हुआ करता था। बड़ी उच्छृंखल तो नहीं कहेंगे, स्वच्छंद जीवन शैली को जीने वाले चित्रकार थे वो। अब आरंभिक काल जो उनके चित्रों का था कि उन्होंने शुरुआती दौर में पेरिस में रहकर एक जो आर्ट कलाओं का संग्रह जो होते हैं, आर्ट कलेक्टर्स होते हैं, उनकी शॉप थी, वहाँ रहकर उन्होंने काम किया। तो वहाँ जब वो रहे तो उनको वहाँ पे क्या था कि पेंटिंगों को बेचा भी जाता था और उनके फ्रेम वगैरह भी तैयार किए जाते थे। और जो कलाकार वहाँ आते थे, उन कलाकारों के लिए ब्रश वगैरह, ये जो दूसरी चीज़ें, कैनवास बोर्ड, कैनवास वगैरह, इन सब का भी वो व्यापार करते थे, उनको भी बेचा करते थे। तो उस दुकान पे ये काम करने लग गए थे। अब उस वक्त उनको रेम्ब्रांड के, मीले के, इनके चित्र बहुत पसंद आया करते थे, वान गोग को खुद को ही। मीले, कोरो, ये जो डच चित्रकार थे, इनके चित्र इनको बहुत पसंद आते थे। और कोई भी ग्राहक आता तो उनको वो अपनी प्राथमिकता से उनको दिखाया करते थे, यानी इन चित्रों के प्रति उनके मन में बहुत रुचि थी। लेकिन फिर इसके बाद में ये लंदन चले गए, क्योंकि इनकी लंदन में भी एक शाखा थी, वहाँ रह के ये काम करने लगे। तो पेरिस का भी अच्छा खासा जीवन, चमत्कृत जीवन है, मतलब फैशनेबल लाइफ है पेरिस की। लेकिन चूँकि उनका जो स्वभाव था ग्राहकों से बात करने का, कलाकारों से बात करने का, वो प्रोफेशनल नहीं होकर बहुत ही आत्मीय हुआ करता था, जिसमें उनके व्यवसाय को क्षति पहुंचती थी। उनके मालिक ने उनको लंदन वाली शाखा में भेज दिया। तो लंदन वाली शाखा में वहाँ रहकर वो कार्य करने लगे और वहाँ उनके जो मकान मालिक की लड़की थी, उनसे उनका आपस में स्नेह भी रहा, प्यार भी रहा, उसको लेकर भी काफ़ी कुछ लिखा गया। और लंदन से फिर वो वापस लंदन वाली जगह भी उन्होंने छोड़ दी और फिर वो फ्रेंच की एक स्कूल में, लैंग्वेज स्कूल के अंदर वो एक शिक्षक के रूप में, फ्रेंच भाषा के शिक्षक के रूप में वहाँ कार्य करने लगे। अब चूँकि व्यवस्थाएं ऐसी थी कि उनको जो काम दिया, उस काम के अंदर जो बच्चे आते थे, उनके पेरेंट्स आते थे, उनसे उनकी फ़ीस के, उनके किताबों के, ये जो शुल्क हुआ करता था, फीस हुआ करती थी, उनको कलेक्ट करने का कार्य, संग्रहण करने का कार्य इनको दिया गया। लेकिन
वहाँ रहते जब उन्होंने कार्य किया और देखा कि छात्रों की दयनीय स्थिति, उनके पेरेंट्स की दयनीय स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो ठीक से स्कूल की फ़ीस भी नहीं दे पा रहे, तो उनके मन में एक बड़ी उद्वेगना और खिन्नता रहती थी, क्योंकि वो मानवीय दृष्टिकोण को रखते थे, हर पीड़ा को अपनी पीड़ा के साथ में जोड़ दिया करते थे। तो उनको बड़ा वहाँ माहौल कुछ ठीक नहीं लगा, वो मानसिक अशांति से उसको महसूस हुई। तो उन्होंने वो कार्य भी छोड़ के एक फिर धर्मोपदेशक स्कूल के अंदर, जहाँ पे उपदेश दिया करते थे, धार्मिक उपदेश देते थे, वहाँ जाकर उन्होंने धर्मोपदेशक के रूप में अपना कार्य शुरू कर दिया। वो काम कुछ समय के लिए उनको अच्छा लगा, क्यों, वहाँ मनुष्य जो आता था उनकी पीड़ा का निवारण वो आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा किया करते थे, उनको ज्ञान दिया करते थे, उनको रास्ता बताया करते थे, और एक सांत्वना देने का काम उनके पास में था। तो वो काम उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और अपने सोच के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने लोगों के दुखों को कम करने का काम किया। यहाँ से उनको एक नई दिशा मिली। अब वो मानवीय पीड़ाओं को, संवेदनाओं को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हो गए, क्योंकि धार्मिक पृष्ठभूमि से थे, पिता पादरी थे, ज्ञान और ध्यान का काम उनके स्वभाव में था, तो ये काम उनको काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ समय बाद वो वहाँ से, जो एक बेरीनाज करके जगह जहाँ पे माइंस हैं, खाने हैं, वहाँ जाकर वे रहने लगे। वहाँ वो धर्मोपदेशक के रूप में, और लोगों की जो गरीब मजदूर थे उनके साथ में वो रहने लगे और उनकी सेवा करने लगे, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण था और धार्मिक स्वभाव था, उस सेवा के अंदर उनको आनंद आता था। तो वहाँ जाकर वो सेवा का काम करने लगे। अब वो गरीबों की सेवा करते करते, परिश्रम और उसके दुखी जीवन को देखते देखते उनके मन में थोड़ा सा उनको लेके चित्रण करने का भी उनका मन किया। वो हालांकि उनको आरंभिक पृष्ठभूमि में ऐसा कोई चित्र बनाने का और वो कोई कार्य नहीं था, वो तो प्रसंगवश चित्रशाला में कहीं काम करने लग गए थे, और जिस स्थान पर काम करते हैं तो वह रुचि अरुचि उसकी स्वयं की होती है, तो रुचि की वजह से वो रेम्ब्रांट और मीलेर इनके चित्रों को वो पसंद किया करते थे, लेकिन तब तक वो चित्रण जैसा कार्य नहीं करते थे। लेकिन वहाँ बेरीनाज जाने के बाद में उन्होंने जो उनका श्रमिकों का जीवन देखा, वहाँ के मनुष्यों के जीवन शैली के अंदर जो पीड़ा दुख वो उनको देखा, उनको लेके वो काफ़ी द्रवित हो गए। और चूँकि वो धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, तो उनके मन में ये द्वंद्व उठ गया कि चूँकि वो उस वक्त चित्रकारी और रेखांकन वगैरह शुरू कर दिया था, तो उनके मन में एक, चूँकि इंट्रोवर्ट थे, अंदर ही अंदर सोचते रहते थे, तो उनके मन में ये एक विचार उठा कि जो धार्मिक आकांक्षाएं हैं, जैसे आत्मसंतुष्टि और सुख, दुखों का निवारण, धर्म और नीति के द्वारा मन को सांत्वना देना, ये जो आकांक्षाएं हैं इनमें, और जो वो चित्रकारी रेखांकन करते थे उसका जो कला की सहजवर्ती है, इन दोनों के द्वंद्वों में वो थोड़े समय उन्होंने मानसिक पेशोपेश झेला कि अब मैं धार्मिक आकांक्षाओं को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ या चित्रकला या कलाकारी को लेकर मैं चित्र करूँ। तो इस परिस्थितियों में वो चलते चलते फिर हैंग आ गए। वहाँ आकर उन्होंने अपना चित्रण कार्य शुरू कर दिया, और वहाँ जाकर वो न केवल चित्र बल्कि संग्रहालयों में जाते, रेम्ब्रांट के चित्रों का अध्ययन भी करते, और अपने चित्र के प्रति उनके अंदर अनुराग पैदा हो गया।